नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप देख रहे हो डू यू नो चैनल। क्या आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड ट्रेड, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड सिक्योरिटी में बार बार जिक्र होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। The European Union. हम इस वीडियो में यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन, फंक्शनिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं तो हम ये वीडियो 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन विथ हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड, हाउ EU इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट्स एंड वर्क्स टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। 1945 में खत्म हुए भयंकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, और ये वही वक्त था जब दुनिया की पावरफुल शक्तियों ने खुले युद्ध से हटकर कोल्ड वॉर की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। कोल्ड वॉर के चलते USA और USSR अपनी अलायंसेस मजबूत करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी रिवाइवल में भरपूर योगदान दे रहे थे। 50s के दशक में हमें इसका इफेक्ट ये दिखता है कि वेस्ट यूरोप USA तो ईस्टर्न यूरोप USSR के तरफ इंक्लाइन होने लगता है। इसी इकोनॉमी रिवाइवल प्लान के चलते वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट के लिए 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना होती है। इस फोरम का यूज वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स लाइक फ्रांस, पोर्तुगाल, जर्मनी ट्रेड कोऑपरेट एंड इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ प्रोड्यूस होने वाले पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर भी कंट्रोल होना यूरोपियन स्टेट्स के लिए जरूरी था। इसी ज़रूरत को समझ के इन 1949 काउंसिल ऑफ यूरोप को पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। ये सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के बाद 6 यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग अप्रैल 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं, जिसके अंडर ECSC यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना होती है। ECSC के इस्टेब्लिश होने से ये 6 स्टेट में होने वाला कोल, कोक, स्टील, स्क्रैप एंड आयरन ओर का प्रोडक्शन एंड ट्रेड मूवमेंट ईजी होता है, जो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ECSC को मैनेज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे हाई अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेट, अ कॉमन असेंबली टू फॉर्मुलेट policy and a court of justice to interpret the treaty and to resolve related disputes. In March 1957 में यही 6 यूरोपियन स्टेट ट्रीटीज ऑफ रोम साइन करके इसके अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरेटम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। यही यूरेटम ऑर्गेनाइजेशन इन 6 स्टेट को एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड यूटिलाइजेशन में रिक्वायर्ड कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करती है। तो वही EEC ने एक कॉमन मार्केट क्रिएट करके मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर के बैरियर्स को कम कर दिया। EEC की कुछ पॉलिसियों के चलते मेंबर नेशन को इंटरनल टेरिफ रिलेटेड नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन को रिवाइज या एबोलिश करना पड़ा, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यूरोपियन स्टेट के ट्रेड में दिखाई दिया। इन 1965 EEC मेंबर द्वारा ब्रसेल ट्रीटी साइन किया गया, जिसके अंडर द EEC, यूरेटम एंड द ECSC को एक कॉमन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मर्ज कर यूरोपियन कम्युनिटीज और लेटर प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन ऑफ द EU रेफर किया गया। 70 और 80 के दशक में EEC ने मेंबरशिप और अपने स्कोप को एक्सपांड करने की दिशा में काम करना शुरू किया। इसका नतीजा यह रहा कि 1973 में यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क एंड आयरलैंड के साथ साथ 1981 में ग्रीस तो 1986 में पोर्तुगाल एंड स्पेन EEC के न्यू मेंबर बने। आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन एंड USSR डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज की कोऑपरेशन से चल रहे EEC के इतिहास में 7 फरवरी 1992 को EEC मेंबर्स द्वारा मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की जाती है। इस मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंडर EEC को यूरोपियन यूनियन से रिप्लेस किया जाता है। इस ट्रीटी के अनुसार यूरोपियन यूनियन के मेनली 3 पिलर्स डिफाइन किए गए। फर्स्ट, द यूरोपियन कम्युनिटी। सेकेंड, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। थर्ड, एनहांस कोऑपरेशन इन होम अफेयर्स एंड जस्टिस। अंडर दिस ट्रीटी EU सिटीजनशिप एंड EU कॉमन करेंसी यूरो का भी इंट्रोडक्शन किया गया।
सिंपल और सीधे लैंग्वेज में कहे तो EU सिटीजनशिप होल्ड करने वाला आदमी अभी EU की मेंबर कंट्रीज में विदाउट वीज़ा कहीं भी घूम सकता है और कॉमन करेंसी यूरो को इन UN मेंबर स्टेट्स में यूज़ कर सकता है। सो एज ऑफ नाउ करंट ईयर 2022 में टोटल 27 यूरोपियन स्टेट्स यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप होल्ड करते हैं। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इस पार्ट में हम यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चरल ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। यूरोपियन यूनियन को मेनली अलग अलग 7 इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशियल एंड फोर्थ फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। लेजिस्लेटिव कैटेगरी में आते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। जुडिशियल कैटेगरी में आते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। फाइनेंशियल कैटेगरी में आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस इंस्टीट्यूशंस इन डिटेल। फर्स्ट यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल एक 27 यूज टॉप पॉलिटिकल लीडर का ग्रुप होता है जो मल्टीपल यूरोपियन स्टेट के इम्पोर्टेंट पोस्ट को होल्ड करता है, लाइक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दिस मेंबर ऑफ यूरोपियन काउंसिल यूज इम्पोर्टेंट पोस्ट लाइक EU प्रेसिडेंट को हर 2.5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं और यही मेंबर्स यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज का एजेंडा भी तय करते हैं। सेकेंड यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन में यूरोपियन काउंसिल द्वारा 27 कमिश्नर को यूरोपियन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद अपॉइंट किया जाता है। यूरोपियन यूनियन की ये प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यूरोपियन काउंसिल से डिफाइन पॉलिसी एजेंडा को कंसीडर कर न्यू लॉज प्रपोज करती है। इसी के साथ यूरोपियन कमिश्नर बजट मैनेजमेंट, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, इश्यूज रेगुलेशन एंड EU रिप्रेजेंटेशन एट वर्ल्ड स्टेट जैसे इंपॉर्टेंट टास्क भी परफॉर्म करती है। थर्ड यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यह अकेली इलेक्टेड EU बॉडी होती है जिसमें 705 मेंबर्स डायरेक्टली EU सिटीजन द्वारा चुने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन कोई भी लेजिस्लेचर प्रपोज या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट यूरोपियन कमीशन द्वारा प्रपोज लॉज को यूरोपियन पार्लियामेंट के विदाउट अप्रूवल पास नहीं किया जा सकता। इसी के साथ EU बजट को यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा निगोशिएट एंड अप्रूव किया जाता है। फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये यूरोपियन पार्लियामेंट के बाद सेकेंड लेजिस्लेटिव ब्रांच है जिसमें हर पॉलिसी एरिया के अनुसार ऑल मेंबर नेशन के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी के लिए ऑल 27 मेंबर नेशन के फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। फिफ्थ कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द यूरोपियन यूनियन। CJEU यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है जो EU लॉज को इंटरप्रेट एंड EU मेंबर नेशन के डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करती है। CJEU की 2 कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट EU's नेशनल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। सिक्स्थ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स EU बजट एंड स्पेंडिंग रिपोर्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स का ऑडिट करते हैं और यदि कोई फ्रॉड रिपोर्ट होता है तो उसे पार्लियामेंट, द कमीशन एंड नेशनल गवर्नमेंट्स को नोटिफाई करती है। सेवेंथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ECB EU बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, कॉमन करेंसी यूरो को एक्सेप्टेड 19 यूरोपियन कंट्रीज में मैनेज करना एंड यूज मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जैसे टास्क परफॉर्म करती है। यूरोपियन यूनियन के सारे इंस्टीट्यूशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सारे इंस्टीट्यूट ऑपरेट कहाँ से होते हैं। So now let's see about all the headquarters of European Union. European Union के सारे headquarters 4 different location पर situated है। First ब्रज़ल, जहाँ पर यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन पार्लियामेंट स्थित है। सेकेंड फ्रैंकफर्ट, जहाँ से सेंट्रल बैंक अपना सारा ऑपरेशन मैनेज करती है। थर्ड लक्समबर्ग सिटी, जहाँ पर सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ ऑडिटर का ऑफिस लोकेटेड है। फोर्थ स्ट्रासबर्ग, जहाँ पर सेकेंड यूरोपियन पार्लियामेंट स्थित है। तो दोस्तों, इस 4 लेवल कैटेगरी स्ट्रक्चर के साथ यूरोपियन यूनियन अपना सारा एंड टू एंड प्रोसेस फॉलो करता है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। Thank you for watching this video and don't forget to share with your friends. Subscribe our channel to watch more informative videos like this. Thank you.